नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनु राणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने पॉलिटी से बनाई थी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। ये है भारतीय रिजर्व बैंक, जो आपका इकोनॉमिक्स है। वहां से पिछले कुछ क्वेश्चंस पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं और इस श्रृंखला में हम लोग उनको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले बैंक। देखिए बैंक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब कभी हम बैंक के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो बैंक है वो एक पार्ट होता है मुद्रा बाजार का। मुद्रा बाजार का। अब आप बोलेंगे कि सर ये मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट क्या होता है। देखिए हमारे पास जब हम मुद्रा पढ़ते हैं या बाजार को पढ़ते हैं तो हमारे पास दो बाजार या दो प्रकार के मार्केट होते हैं। एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजीगत 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 बाजार। तो ये पूंजीगत बाजार और मुद्रा बाजार क्या होता है। देखिए मुद्रा बाजार यानी जहां पर हम लोग कम समय के लिए खरीद फरोख्त को देखते हैं और पूंजीगत बाजार में जो खरीद फरोख्त होती है वो लंबे समय के लिए होती है, लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ए ने सोचा कि मैं एक घर बनाऊंगा और इस घर को बनाने के लिए उसे मान लीजिए कि 10 लाख की आवश्यकता पड़ रही है, 10 लाख रुपए। ठीक, तो इस 10 लाख को लेने के लिए वो कहां पर जाएगा, बैंक में जाएगा। लोन लेने के लिए बैंक में जाएगा और बैंक इसको लोन देगी 10 लाख का। लेकिन जब बैंक इसे लोन देगी तो क्या बोलेगी कि भाई आप मुझसे 10 लाख का लोन ले रहे हैं, इसके बदले में आप मुझे कोई प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी दीजिए जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है। बैंक क्या काम करता है, बैंक एक मीडिएटर की तरह कार्य करता है और बैंक का जो पैसा बनता है वो केवल किससे बनता है, जिसे हम शाख कहते हैं। क्या कहते हैं, शाख कहते हैं। वो कैसे बनती है, किसी व्यक्ति से पैसा लेकर किसी और को लोन देना। मान लीजिए किसी व्यक्ति से 3% पर पैसा लेगा, कोई व्यक्ति 3% पर बैंक में पैसा जमा करेगा और उसको 12% या 15% की दर से लोन दे देगा। तो बीच का जो परसेंट है ये बैंक की शाख बनाता है। ठीक, अब यहां से हम ये समझे कि बैंक के पास जो ये पैसा है वो बैंक का नहीं होता है, ये एक प्रकार की लायबिलिटी है और इसको बैंक को वापस देना होता है। तो इसीलिए बैंक एक बड़ी अमाउंट को, ये तो छोटी अमाउंट है, लेकिन एक बड़ी अमाउंट जब बैंक के पास मांगने के लिए कोई जाता है तो वो उसके बदले में सिक्योरिटी मांगता है और साथ में एक बड़ी अमाउंट, जैसे मान लीजिए एक कंपनी खोलनी है, इसके लिए इसके कहीं गुना ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और ऐसी कंडीशन में इस कंपनी को खोलने के लिए उसे एक बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है। बैंक इतने बड़े अमाउंट को एक साथ लोन नहीं देती, तो इसके लिए एक लॉन्ग टर्म की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलते हैं पूंजीगत बाजार। पूंजीगत बाजार में पैसे को एक लंबे समय के लिए लिया जाता है और ये समझ लीजिए आप कि पूंजीगत बाजार में मुख्य तौर पर आप पढ़ते हैं शेयर बाजार। शेयर बाजार, ठीक है, शेयर बाजार कहां पर आता है, आपके पूंजीगत बाजार में आता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मुद्रा बाजार से, और इसके साथ साथ मुद्रा बाजार जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर मुख्य रूप से बैंकों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आज हमने टॉपिक लिया है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। देखिए आरबीआई से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा था। भारत का प्रथम बैंक कौन सा था, तो ध्यान रखना है सन 1770 में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो भारत का पहला क्या था, बैंक था। और उस समय पर भारत में 1770 तो बहुत पहले की बात है। उसके बाद जब बैंकों की स्थापना होती है तो बैंकों की स्थापना सबसे पहले हुई क्यों। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई पैसा है, मुझे पैसा रखना है तो मैं कहां जाऊंगा, बैंक में। मैं अपने पास क्यों नहीं रखता, क्योंकि
हमें एक तो पैसे की सिक्योरिटी चाहिए, दूसरा अगर मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है तो उस पैसे के ऊपर मैं चाहूंगा कि मेरे को कुछ अतिरिक्त पैसा ब्याज के रूप में मिल जाए। ये तो एक फैसिलिटी है कि भाई चलो मिल गया तो ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी भी क्या आपका बहुत मुख्य वो पड़ जाता है कि भाई सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लोग पहले साहूकार हुआ करते थे। साहूकार क्या करना करते थे, जिसके पास पैसा हुआ करता था वो छोटे छोटे लोगों को लोन दिया करते थे और बाद में उनसे अतिरिक्त पैसा वसूलते थे, जिसे वो ब्याज कहें आप या फिर एक प्रकार का ऐसा टैक्स जो कि जो है अतिरिक्त रूप से वसूला जाता। ठीक है, अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में एक व्यवस्था की शुरुआत करी, बैंक। लेकिन बैंक जब भारत में स्टार्ट हुए तो एकदम से लोगों का ध्यान बैंकों की तरफ नहीं गया, क्योंकि लोग डरते थे कहीं बैंकों में पैसा रख दिया तो भाई वो पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, अंग्रेज है उन पे इतना जल्दी फेथ नहीं होता है। इसीलिए भारत में पहले जब बैंक खुली तो उतना ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, अंग्रेजों ने इस बात को देखते हुए बाद में भारत में 3 बैंकों की स्थापना की। सन 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, सन 1840 में बैंक ऑफ बंबई और सन 1842 में बैंक ऑफ मद्रास, जिन्हें संयुक्त रूप से प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रेसिडेंशियल बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बंबई और 1842 में बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, इसके बाद बात आती है एक सेंट्रल बैंक। देखिए भारत में सबसे पहले एक केंद्रीय बैंक की अवधारणा एक कमेटी लाई थी जिसका नाम था चैम्बरलिन कमेटी। चैम्बरलिन कमेटी के कहने पर 1921 में 1921 में एक बैंक की स्थापना हुई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन तीनों प्रेसिडेंशियल बैंकों को मिलाकर बनाया गया था। एक बड़ा बैंक था उस समय का, जो सबसे बड़े प्रेसिडेंशियल बैंक थे, जहां पर लोगों के हजारों लाखों खाते थे। वहां पर जो है उन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक का नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब बना तो एक अवधारणा सामने आई, भाई ये तो केंद्रीय बैंक बन नहीं सकता, क्योंकि केंद्रीय बैंक में तो अकाउंट्स होते नहीं, इसका तो सामान्य रूप से एक जो कार्य है वो वाणिज्यिक रूप से हो गया। इसलिए वो अवधारणा वहां पर फेल हो जाती है और उसके बाद आगे एक और कमेटी बनती है। देखो यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो सन 1955 में जाकर एक कमेटी थी, गोरेवाला कमेटी। गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पर क्या बनता है, एसबीआई बन जाता है। तो एसबीआई की स्थापना कब होती है, 1955 में। कौन सी कमेटी थी, गोरेवाला। और एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि गोरेवाला कमेटी का संबंध किससे है, और ऑप्शन में बैंकिंग था। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गोरेवाला कमेटी का संबंध था ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रीय विकास से संबंधित ये कमेटी थी। इसने एसबीआई की स्थापना की बात कही थी। ठीक है, अब इसके बाद 1924 में, जस्ट इसके बाद 1922 में एक कमेटी बनती है, हिल्टन यंग कमेटी। इसे यंग हिल्टन कमेटी भी कहते हैं। 1922 में जब हिल्टन यंग कमेटी बनती है तो ये रिपोर्ट देती है 1926 में, और 1926 में इसकी रिपोर्ट के अनुसार 1934 में एक एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं आरबीआई एक्ट। इसी एक्ट, आरबीआई एक्ट के द्वारा आपको 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना देखने को मिलती है। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935। लेकिन जब ये प्रारंभिक रूप से स्थापित होता है तो एक प्राइवेट बैंक होता है, और दूसरा जब ये प्राइवेट बैंक होता है तो इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो ध्यान रखना, इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी सन 1949। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये प्राइवेट स्वामित्व वाला बैंक था, बाद में सरकारी बना। ठीक है, कब बना, 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय पहले बनते समय इसका मुख्यालय था कलकत्ता में, और बाद में 1937 में इसका मुख्यालय लग गया मुंबई में। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई। ठीक है, आगे देखिए इसका जो पहला गवर्नर था वो था ओसबोर्न स्मिथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहला गवर्नर कौन था। उसके बाद एक भारतीय, उसके इनके बाद नहीं, बाद में एक भारतीय गवर्नर बनते हैं सीडी देशमुख। तो पहले आरबीआई के भारतीय गवर्नर कौन है, सीडी देशमुख। और वर्तमान में आपको पता है शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर हैं, 24वें नंबर के गवर्नर है। ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। उनका नाम क्या है, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनके साइन नोटों में भी मिलते हैं। और आपको पता होगा कि जो नोट होते हैं उन पर किसका साइन होता है, आरबीआई गवर्नर के साइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब जो आरबीआई है उसकी 4 जोनल
कार्यालय में और 22 क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, ये एडिशनल नॉलेज है आपके लिए। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। इससे पहले कि मैं एक सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन दूं, हमें जानना है कि केंद्रीय बैंकों का भी केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। केंद्रीय बैंकों का भी केंद्रीय बैंक कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड को। किसे कहते हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड को केंद्रीय बैंकों का भी केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अब केंद्रीय बैंक क्या होता है? वैसे तो केंद्रीय बैंक की मुख्य दो ड्यूटीज होती हैं, दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला कि वो देश में करेंसी को जारी करे, और नंबर दूसरा देश के जो बैंक है उन पर कंट्रोल करे, या आप इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि देश में जो मार्केट है उसको कंट्रोल करे, बाजार को कंट्रोल करके रखे, या बाजार में तरलता को कंट्रोल करके रखे। ठीक है, चलो और क्या कार्य होता है? देखिए, ये बैंक नोट का जारी करता होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका काम होता है क्या करना? करेंसी को जारी करना। सरकार का बैंकर, ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। भाई सरकार के जितने भी आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति से संबंधित, राजकोषीय आपूर्ति से संबंधित मुद्दे होते हैं, और साथ में जो क्या होता है, जो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकारें होती हैं, वो आरबीआई को एक बैंक के रूप में या उससे पैसे उधार लेते हैं। नंबर तीसरा, बैंकरों का बैंकर। भाई इसे बैंकरों का बैंकर इसलिए कहते हैं, एक तो ये बैंकों को कंट्रोल करता है, नंबर दूसरा बैंक इससे उधार या लोन वगैरह की फैसिलिटी का निर्वहन करते हैं। नंबर चौथा, बैंकों का नियमन, बैंकों को क्या करता है? नियमित करता है। अंतिम ऋणदाता, भारत में अंतिम ऋणदाता, ये क्वेश्चन स्पेशल पूछा जा सकता है कि भारत में अंतिम ऋणदाता के रूप में कौन कार्य करता है? आरबीआई करता है। विदेशी मुद्रा को आरक्षित निधि का संरक्षण, तो ये सारे कार्य किसके होते हैं? आरबीआई के होते हैं। देखिए, आरबीआई जब स्थापित हुआ था तो 1947 तक इसने वर्मा, 1948 तक पाकिस्तान और 1959 तक कुवैत के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्मा जो था इसे 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था। कब? 1935 के एक्ट के द्वारा, और पाकिस्तान तो आपको पता है 1947 को अलग हुआ था। ठीक है, 1948 तक, एक साल बाद तक ये सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता था। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई के नोटों के निर्गमन के बारे में कि आरबीआई नोटों का निर्गमन कैसे करता है। देखिए, आरबीआई नोटों का निर्गमन करता है, इसके लिए इसने एक प्रणाली अपनाई 1957 में, न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व पॉलिसी। और ये क्या होता है? इसके अंतर्गत आरबीआई न्यूनतम 200 करोड़ के नोट छाप सकता है, जिसमें से 115 करोड़ क्या होना चाहिए? सोना, गोल्ड, और बाकी बचे 85 करोड़ ये क्या होना चाहिए? विदेशी मुद्रा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक केवल दो आधार पर नोट जारी करता है, एक नंबर फर्स्ट सोना, और दूसरा क्या? विदेशी मुद्रा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सोना जो होता है इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में, कभी मान लीजिए हमारे देश में संसाधनों की कमी हो गई तो हम अपने इस रिजर्व, जो हमारे पास ये रिजर्व है, इसके आधार पर विदेशों से सामान को आयात कर सकते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आता है भारतीय सिक्का अधिनियम। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम कितने रुपए तक का सिक्का जारी कर सकती है, और भारतीय सिक्का अधिनियम 2006 के द्वारा ये कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम 1000 रुपए तक का सिक्का जारी कर सकती है। नंबर दूसरा, आरबीआई एक्ट सन 1934 में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम 10,000 रुपए का नोट जारी कर सकती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अभी अधिकतम 2000 रुपए का नोट आपको दिखेगा, इससे पहले एक बारी में आरबीआई ने 10,000 रुपए का नोट भी जारी किया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आरबीआई के बारे में और देखें तो आरबीआई की एक क्वेश्चन पूछता है, करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? देखिए, सबसे पहले है नासिक में, पश्चिमी भारत के लिए, देवास में है मध्य भारत के लिए, सालबोनी में है पूर्वी भारत के लिए, और मैसूर में है दक्षिणी भारत के लिए। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई की क्या होती हैं? टकसालें भी होती हैं, जहां पर आरबीआई के सिक्के और आरबीआई के जो क्या होते हैं, मेडल्स वगैरह होते हैं, वो जारी होते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको मैं बता दूं, जो आरबीआई है, आरबीआई 1 रुपए का नोट जारी नहीं करती। आरबीआई जो है 1 रुपए का नोट जारी नहीं करती। तो 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, जिस पर वित्त सचिव की साइन होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस नोट पर वित्त, जो आपका क्या है, सॉरी, जो आपका जो है गवर्नर है उसके साइन नहीं होते। आपका आंसर क्या होगा? 1 रुपए का नोट। यहाँ पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर के नहीं होते। ठीक है, तो इस प्रकार आरबीआई के कुछ फैक्ट मैंने आज आपको बताए। इसकी सबसे प्रमुख नीति जो अभी उत्तराखंड में पूछी भी गई थी वो थी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जिसे हम कहते हैं मौद्रिक नीति।
मौद्रिक नीति के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मौद्रिक नीति क्या होती है। ठीक है, मौद्रिक नीति किससे कहते हैं और किस प्रकार से आरबीआई मौद्रिक नीति के द्वारा मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए आप लोग कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।